आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का अगला पोर्शन, जिसमें है टॉपिक आपका अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप पर कैसे निर्भर करेगा ये हम देखेंगे। तो साधारणतः जो अभिक्रिया है वो ताप की वृद्धि के साथ में त्वरित होती है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और एक उदाहरण दे रखा है इसमें, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के वियोजन में पदार्थ की प्रारंभिक आधी मात्रा में वियोजन जो है वो 0 डिग्री से पर 10 दिनों में और 25 डिग्री पर 5 घंटे में और 50 डिग्री के ऊपर में 12 मिनट में हो जाता है। तो अभिक्रिया का जो ताप है वो बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और ऑक्जेलिक अम्ल जो है के मिश्रण में पोटेशियम परमैंगनेट का विरंजन निम्न ताप की तुलना में उच्च ताप पर शीघ्रता से होता है। तो यहाँ पर एक लाइन दे रही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगुनी की वृद्धि हो जाती है। तो जनरल एक आपको व्यू दे रखा है कि ताप 10 डिग्री बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग डबल हो जाता है। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या जो आरएनए समीकरण जो है ना, ये वाला K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन RT, इससे भी देखी जा सकती है। और सर्वप्रथम जो है वो वान टॉप ने इसको प्रस्तावित किया था, परंतु आर्रेनियस ने इसका फिजिकल जो है वेरिफिकेशन किया और ये नियम प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर A जो है वो आर्रेनियस गुणक या आवर्ती गुणक कहलाता है। इसे पूर्व घातांकी चर घातांकी गुणक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक स्थिरांक होता है। R जो है वो गैस स्थिरांक के लिए होता है और EA जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, जिसे जूल प्रति मोल में मापा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक देखो HI का H2 प्लस I2 ये मिलकर के पहले क्या बनाते हैं, मध्यवर्ती, उसके बाद में 2HI बन रहा है। तो इस प्रकार से HI हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। ये देखो अभिक्रिया दे रखी है H2 प्लस I2 देखिए 2HI। तो पहले एक मध्यवर्ती बनेगा, उसके बाद में उत्पाद बनता है। तो आरएनएस के अनुसार ये अभिक्रिया तभी घटित हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन के एक अणु से संघट करके एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करे। और ये मध्यवर्ती क्या होते हैं, बहुत ही कम समय तक अस्तित्व में रहते हैं और टूट करके हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणुओं का निर्माण कर देता है। तो यहाँ से देखो मध्यवर्ती से बन रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है मध्यवर्ती, जिसे सक्रिय संकुल CB कहते हैं, के विरचन के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी EA कहलाती है। तो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है जिसमें स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में ग्राफ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्रियाकारक जो है वो अभिक्रिया करते हैं और क्रियाकारक अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, पहले तो सक्रिय संकुल बना लेते हैं C, और क्रियाकारक से जो सक्रिय संकुल बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको आवश्यक ऊर्जा चाहिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी ग्रहण करने के बाद में जो है वो सक्रिय संकुल का निर्माण होता है और सक्रिय संकुल जो है वो आगे चल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी चेंज कहलाता है। तो स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ खींचने पर चित्र जो है वो 3.7 है वो प्राप्त होता है। अभिक्रिया निर्देशांक उत्पादों की ऊर्जा परिवर्तन का रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। और जब सक्रिय संकुल अपघटित होकर उत्पाद निर्मित करता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी क्रियाकारकों उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस चीज में ध्यान होनी चाहिए, प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिक्रियक स्पीशीज के सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती। किसी एक अणु के व्यवहार की परिशुद्धता के बारे में पूर्वानुमान कठिन है, इसलिए बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को प्रेडिक्ट करने के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का उपयोग किया। तो इनके एक ग्राफ दे रखा है ये वाला,
अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य। तो गतिज ऊर्जा का जो वितरण है वो ई ऊर्जा से मुक्त अणुओं की ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या Ne/Nt और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींच करके किया जा सकता है। और यहाँ पर Ne क्या है, ई ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या, और Nt क्या है, कुल अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अणुओं का जो अंश है उनमें बहुत कम ऊर्जा वाले अणु की संख्या भी बहुत कम है और बहुत अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो अणुओं की ऊर्जा है वो मध्यवर्ती है, न बहुत ज़्यादा कम है और न बहुत ज़्यादा अधिक है। तो वक्र का शीर्ष जो है ना, ये शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, ये अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत है। इस गतिज ऊर्जा से कम और अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो आलेख का जो शीर्ष है अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित हो जाता है और वक्र का जो फैलाव है दाहिनी ओर बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। और वक्र के संगत जो क्षेत्रफल है वो तो समान रहता है, क्योंकि कुल संभाव्यता का मान हर समय एक रहना चाहिए। हम E की स्थिति मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र पर अंकित करते हैं। चित्र 3.9। यहाँ पर देखो, जो अणुओं का जो अंश है और गतिज ऊर्जा उसके मध्य दोबारा से ग्राफ है और इसमें जो ये टेम्परेचर के ऊपर में जो ग्राफ है वो तो आप देख सकते हो, और T+10 के ऊपर में जो ग्राफ है वो आप देखिए कि ज़्यादातर जो अणुओं का जो मतलब है ना संख्या है वो अधिक ऊर्जा की तरफ हो जाती है। तो जो ग्राफ है वो आपका दाहिनी ओर चला जाता है। तो ये क्षेत्र T+10 ताप वाले क्रियाकारकों के अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि द्वारा E से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट करने वाले अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होती है। चित्र से स्पष्ट है कि वक्र में T+10 तापमान पर सक्रिय ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाएगा ताप बढ़ाने पर। आर्रेनियस समीकरण 3.18 में कारक e⁻⁻ E से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की भिन्न के संगत होता है। समीकरण 3.18 के दोनों पक्षों को लॉग लेने पर, दोनों का अगर आप लॉग लोगे तो क्या आएगा आपके पास, समीकरण 3.18 का ln k बराबर -EA/RT प्लस ln A। तो समीकरण नंबर 3.18 इधर गया, समीकरण नंबर 3.18 ये रहा समीकरण नंबर 3.18। इसके दोनों साइड में अगर आप लॉग लोगे तो आपके पास में ये वाला समीकरण आ जाएगा और ln k और 1/t के मध्य जो है वो ग्राफ खींचने से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसको यहाँ पर दिखा रखा है इस प्रकार से। और इस समीकरण को y बराबर mx प्लस c से अगर तुलना करें तो यहाँ पर आपके पास में अंतःखंड तो ln A आ जाएगा और जो ढाल जो है वो -EA/R आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ln k और 1/t के मध्य ग्राफ खींचने से आपको इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। और आर्रेनियस समीकरण के अनुसार ताप में वृद्धि है, संकीर्ण ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी और वेग स्थिरांक में चरघातांकी वृद्धि होगी। तो ढाल है -E/R और अंतःखंड ln A है। तो हम इन मानों से EA और A की गणना भी कर सकते हैं। तापमान T1 पर समीकरण 3.19 का जो रूप हो जाएगा वो ln K1 बराबर -EA/R T1 प्लस ln A, और तापमान T2 के ऊपर में क्या हो जाएगा, ln K2 बराबर -EA/R T2 प्लस ln A। तो A जो है किसी दिए गए अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है, K1 और K2 तापमान T1 T2 पर वेग स्थिरांक है। तो आप क्या कर दोगे, ln K2 माइनस K1 करेंगे तो आपके पास में EA
अपॉन आर टी वन माइनस ई अपॉन आर टी टू आएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एल एन के टू अपॉन के वन बराबर ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर लॉग का बेस जो है वो ई से 10 करते हो तो आपके पास आ जाएगा log के टू अपॉन के वन बराबर ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर और कोष्टक में 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। तो कोष्टक को अगर आप हल कर लेते हो तो आ जाएगा टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आएगा उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक में पदार्थ होता है जिसका जो मतलब स्वयं का रासायनिक परिवर्तन हुए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देगा, तो अभिक्रिया जो है वो कम समय के अंदर में पूरी हो जाएगी। तो और कोई भी चेंज नहीं करता उत्प्रेरक, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देता है। तो ये KClO3 के अभिक्रिया है वियोजित होने की, KCl और O2 बनता है और MnO2 जो इसमें उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो जब भी पदार्थ है वो अभिक्रिया के वेग को कम करता है तो उसके उत्प्रेरक शब्द काम में नहीं करते, निरोधक या मंदक उसको कहा जाता है। तो उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत से समझाया सकता है। सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्रियाकारकों के साथ अस्थायी बंध बनाता है और मध्यवर्ती संकुल में परिणित हो जाता है। और संकुल जो है मध्यवर्ती वो क्षणिक होता है, वियोजित होकर उत्पाद और उत्प्रेरक वापिस से प्रदान कर देता है। तो उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ या अभिक्रिया क्रियाविधि से क्रियाकारकों और उत्पादों के मध्य सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है और इस प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया को इजीली और फास्टली संपन्न कर देता है। तो इस प्रकार से आर्हेनियस समीकरण 3.18 से पता चलता है कि सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य। तो अभिक्रिया क्रियाकारक है उसके लिए फर्स्ट में तो है उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा इतनी चाहिए उतनी आपको अधिक चाहिएगी, और उत्प्रेरक अगर काम में लेते हैं तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम लगता है, उत्पाद जल्दी बन जाएगा। तो उत्प्रेरक का वही काम होता है कि सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। उत्प्रेरक की जो मात्रा है वो बहुत कम ली जाती है, तो वो भी क्रियाकारकों की दीर्घ मात्रा को उत्प्रेरक कर सकती है। और उत्प्रेरक जो है वो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी में भी कोई बदलाव नहीं करता, कुछ भी बदलाव नहीं करेगा, सिर्फ आपको क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देगा ताकि अभिक्रिया फास्टली संपन्न हो सके। और यहाँ पर दे रखा उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में भी परिवर्तन नहीं करता है, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। अगर और प्रति फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करेगा, जिससे साम्य अवस्था है वो अपरिवर्तित रहती है परंतु साम्य अवस्था शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक का रोल रहता है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल है, अभिक्रिया के किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन और 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक के मान दे रखे हैं, ए और ए की गणना करना है। तो आपको जो है वो ये सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए, log K2 अपॉन K1 बराबर EA 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो यहाँ पर K1 K2 का मान रख देंगे, R का मान रख दिया और T1 T2 का मान रख देंगे, तो आपको पास में इस प्रकार से EA का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। फिर EA का मान ज्ञात हुआ, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, A का मान भी ज्ञात करना है। तो आपको K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन RT वाले समीकरण में मान रख देंगे और यहाँ से A का मान भी आपको ज्ञात हो जाएगा। तो A क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट या आवर्ती गुणक भी इसको बोलते हैं। सेकंड क्या है आपका, 600 केल्विन ताप के ऊपर में एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक है वो दे रखा है, उसका मान और सक्रियण ऊर्जा का मान दे रखा है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है, आपको समीकरण दे रखी है। और हम जानते हैं कि K2 माइनस K1 जो है बराबर EA अपॉन 2.303 R और इसके बाद में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसके अंदर में अगर आप यहाँ पर K1 का मान रख दोगे, K1 का मान ये दे रखा है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स,
और Ea का मान आपको ये दे रखा है, किलो जूल है तो उसको जूल में कर दिया तो 1000 से गुणा कर दिया, संख्या आ जाएगी। उसके बाद में R का मान रख दिया और T1 T2 का मान रख दिया। उसके बाद में आपको हल करना है, K2 का मान आ जाएगा। फिर आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। तो आर्यनिक सिद्धांत, आर्यनिक समीकरण जो है विस्तृत परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन संगतवाद जिसे ट्राउट्स और विलियम लुईस ने प्रतिपादित किया था, अभिक्रिया की औचित्य और क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक प्रकाश डालता है और गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के जो क्रियाकारक के जो अणु उनको ठोस गोला माना जाता है। माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में संगत टक्कर के फलस्वरूप जो अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगत को संगत आवृत्ति Z भी कहा जाता है। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले एक अन्य कारक सक्रियण ऊर्जा है। जैसे हम पहले भी जानते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया में A और B मिलकर उत्पाद बनाते हैं। इसके लिए जो वेग है वो लिखा जाता है, वेग बराबर ZAB e⁻⁻ जहाँ पर Z क्या है, अभिक्रिया कारक जो है ना A और B के संगत की आवृत्ति, और e⁻⁻ है वह Ea के बराबर और इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण जो है वो आर्यनिक समीकरण से तुलना करने पर वहाँ पर क्या आता है, A आता है संगत आवृत्ति, यहाँ पर क्या आ रहा है, ZAB लिखते हैं। ठीक है, तो ये उसमें चेंज है आर्यनिक समीकरण में। इसमें समीकरण में वेग स्थिरांक के मान को सटीक प्रेडिक्ट करता है और सामान्य अणुओं और परमाणु सम्मिलित लेकिन जटिल अणुओं के संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण विचलन देखा जाता है। इसका कारण है कि सभी संगत का उत्पाद में विचलन नहीं होता। जितनी भी टक्कर होती है उन सभी से प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ ही टक्करों से ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो वे संगत जिनमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा, देहली ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास, सही ओरिएंटेशन होता है, वही क्या होती है, उसमें ही क्रियाकारक स्पीशीज के बंध टूटने, उत्पादों में नए बंध बनने से उत्पादों का बनना जो है सुसाध्य होता है, उसको प्रभावी संगत कहते हैं। और मेथेनॉल का ब्रोमो एथेन में विरचन की एक अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेथिल ब्रोमाइड है और OH- की अभिक्रिया करते हैं, तो दो प्रकार से अभिविन्यास है, अनुपयुक्त और उपयुक्त। तो अनुपयुक्त में क्या होता है कि OH- है वो आपका Br- के पास जाएगा। तो ऐसा होने पर क्या होता है, OH- है वो Br- के पास जाएगा, तो दोनों के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से क्या होता है, दोनों प्रतिकर्षण होता है, तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा। और यही अगर OH- है वो कार्बन के पास जाए, कार्ब कैटायन के पास में, तो पहले तो मध्यवर्ती बनता है फिर उत्पाद बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अनुपयुक्त जो टक्कर होती है, जो टक्कर सही नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो उत्पाद नहीं बनेगा, और प्रभावी टक्कर होगी तो उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो टक्कर भी है वो भी कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। प्रत्येक जो टक्कर है उससे उत्पाद का निर्माण नहीं होता, उपयुक्त टक्करों से ही क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। और इसके बाद में है प्रभावी संगत के स्पष्टीकरण के लिए हम एक अन्य कारक जो है ना P, इसको प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या त्रिविम कारक कहते हैं, इसको प्रस्तावित किया गया। और संगत में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, इसलिए अभिक्रिया का जो वेग है वो, उसके लिए जो समीकरण है वो दिया जाएगा, वेग बराबर P ZAB e⁻⁻ तो इस प्रकार से P क्या है, प्रायिकता या त्रिविम कारक, ZAB क्या है आपके पास में, ZAB पहले आप लेकर आए संगत आवृत्ति। इस प्रकार से अभिक्रिया का जो अंदर में उत्पाद बनना है, तो उसके लिए सही जो अभिक्रिया जो समीकरण है, वेग का जो समीकरण है वो ये माना जाता है संगतवाद के अनुसार। इस प्रकार से संगत सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा और उपयुक्त विन्यास दोनों ही साथ साथ प्रभावी संगत का मान निर्धारित करते हैं और अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। संगत सिद्धांत की कुछ कमियां भी है, इसमें परमाणु और अणुओं को कठोर गोले जैसा माना जाता है
और इसके संरचनात्मक जो पहलू उसको नकारा जाता है, और इस सिद्धांत को आप उच्च कक्षाओं के अंदर में अध्ययन करेंगे, संगतवाद को। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी पूरा होता है।